रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस घर को बचाने के लिए तुमने अपनी किडनी बेच दी? क्यों किया तुमने ऐसा सरिता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ, क्या जवाब देता मैं खुद को? क्यों? अब इस घर पर मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आप दोनों के लिए और इस घर के लिए कुछ कर सकूं? आपने मेरी जिंदगी संवारी, मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे कोई गम नहीं है मैंने जो भी किया। और अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अतुल ऑफिस से थका हारा घर आता है, जहां उसकी पहली बीवी शिवानी उसके आते ही उससे बोलती है, आज फिर आप खाली हाथ आ गए? शिवानी, तुम्हें पता है अभी पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से ये कर्ज जो तुमने अपने शौक पूरे करने के लिए लिए थे, उन्हें भी चुकाना है। हाँ, सारी गलती तो मेरी थी ना। मैं ही पागल थी जो हम दोनों के बारे में सोच रही थी। पर मुझे क्या पता था कि जिस इंसान को मैं अपनी सारी जमा पूंजी सौंप रही हूँ वो फ्रॉड है। शिवानी के रोने की आवाज सुनकर शिवानी की सौतन सरिता बाहर आकर बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? अरे यार, जो कुछ भी हो रहा है ना वो तेरी वजह से ही हो रहा है। मनहूस कहेगी, जब से हमारी जिंदगी में आई है जिंदगी बर्बाद करके रख दी है हमारी तूने। एक एक पाई जोड़कर मैंने और अतुल जी ने वो घर लिया था और वो डीलर वो फ्रॉड निकला, हमारे पैसे लेकर भाग गया और आज हम बिना घर के ही उसके लोन की किस्तें भर रहे हैं। साथ ही अतुल जी की नौकरी भी चली गई। पता नहीं तू कब जाएगी इस घर से। पर इन सब में मेरी गलती क्या है? शिवानी, अपनी गलतियों को सरिता के सर पर मत मढ़ो। अतुल शिवानी को डांट कर वहाँ से चला जाता है और शिवानी मुंह बनाकर अपने रूम में सो जाती है। काफी रात हो जाती है, पर अतुल हॉल में सोफे पर लेटकर कुछ सोच रहा होता है और सरिता उसके लिए खाना लेकर उसके पास आकर बोलती है, अतुल जी, बहुत रात हो गई है और आपने अब तक कुछ भी नहीं खाया, आप कुछ खा लीजिए। सरिता, मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। सरिता वहाँ टेबल पर खाना रखकर वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह अतुल जल्दी से तैयार होकर जॉब की तलाश में निकल जाता है। सरिता सुबह उठकर बाहर अतुल को देखने आती है, लेकिन अतुल घर पर नहीं होता, जिसके बाद उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पर जाती है, जिसे देखकर सरिता खुद से बोलती है, रात को भी कुछ नहीं खाया और सुबह भी बिना कुछ खाए चले गए। सरिता टेबल पर रखा खाना किचन में लेके जाती है और घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद शिवानी तैयार होकर बाहर जाने लगती है। उसको ऐसे तैयार होकर बाहर जाता देखकर सरिता उससे बोलती है, दीदी, आप इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? मैं अपनी दोस्त के घर किटी पार्टी में जा रही हूँ और हाँ, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा तो घर का सारा काम वाम कर लेना और अतुल जी आए तो उनको खाना दे देना। पर दीदी, घर के हालात अभी कुछ ठीक नहीं है, मुझे लगता है आपका पार्टी वार्टी करना कुछ ठीक नहीं होगा। अब तुम मुझे बताओगी कि इस घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। अरे तुम्हें इस घर में झेल रही हूँ यही काफी है। मेरा बस चले तो तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। इतना बोलकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। रात को अतुल घर आता है और घर आते ही शिवानी को आवाज देता है। अतुल की आवाज सुनकर सरिता बाहर आती है और अतुल से बोलती है, दीदी घर पर नहीं है। क्या शिवानी घर पर नहीं है? इस समय वो कहाँ हो सकती है? वो दीदी बोल रही थी कि वो अपनी दोस्त के घर जा रही है और रात को घर आने में लेट हो जाएगी। आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। आपने कल से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लीजिए। सरिता, तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मैंने तुमसे बस इसलिए शादी करी थी क्योंकि मेरी कार से तुम्हारे पिताजी की जान गई थी और वो मरते हुए चाहते थे कि उनकी नजरों के सामने तुम्हारी शादी हो। बस इसलिए मजबूरी में आकर मैंने तुमसे शादी की थी। अतुल जी, मुझे सब याद है, पर मैं ये सब इंसानियत के नाते कर रही हूँ, जैसे आपने किया था। आइए अब कुछ खा लीजिए। सरिता के रिक्वेस्ट करने पर अतुल उसके साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद दोनों सरिता के रूम में जाते हैं और एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करने लगते हैं। तभी शिवानी घर आती है और उन दोनों के हंसने की आवाज सुनकर सरिता के रूम में जाती है और सरिता से बोलती है, अतुल जी के कहने पर मैंने तुझे इस घर में रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे पति को अपना पति कहेगी। माना कि तुम दोनों की शादी हुई है, लेकिन वो बस मेरे पति है। बस करो शिवानी, बहुत हुआ। अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी सरिता के खिलाफ। क्यों? आखिर क्यों ना बोलूं? अरे जब से ये मनहूस लड़की हमारी जिंदगी में आई है, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। शिवानी हमेशा की तरह
सरिता को भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शिवानी अतुल के पास आती है और अतुल से बोलती है, अतुल जी आज शॉपिंग करने चलते हैं। शिवानी, तुम्हें पता है अभी हम एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं और तुम हो कि रोज पैसे उड़ाने की बात करती रहती हो। पहले से ही इतना कर्ज है कि चुका पाना मुश्किल हो रहा है। ले देकर हमारे पास बस ये घर बचा है जो कि बंसीलाल के पास गिरवी रखा हुआ है। अगर मैंने अतुल शिवानी से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ बंसी आता है और बोलता है, क्यों अतुल जी, कर्ज बस लेना ही आता है या उसको चुकाना भी आता है? मुझे कुछ महीने का टाइम और दे दो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अरे और कितना टाइम चाहिए? बस थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। यहाँ खाने को मोहताज है पर शौक देखो, दो दो बीवियों का। वैसे आप दोनों स्वतंत्र एक ही घर में कैसे रह सकती हैं? ये हमारे घर का मसला है, अगर आप इसमें ना ही घुसे तो ही अच्छा होगा। और रही बात आपके पैसों की, तो वो मैं आपको कुछ ही दिनों में लौटा दूंगी। चलो तुम्हारे कहने पर 10 दिन और देता हूँ, और अगर इस बार मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम तीनों अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ से चले जाना। ये बोलकर बंसी वहाँ से चला जाता है। बंसी के जाते ही अतुल सरिता का कसकर हाथ पकड़कर उससे बोलता है, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? 10 दिनों के अंदर इतने पैसे कहाँ से लाओगी? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये बोलकर सरिता अपने रूम में जाती है और अतुल जॉब की तलाश में। जहाँ अतुल जॉब की तलाश कर रहा होता है तो वहीं सरिता अपनी किडनी को बेचने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो डॉक्टर से बात करके अपनी एक किडनी बेच देती है। ऑपरेशन होने की वजह से सरिता घर नहीं आती। अतुल को सरिता की टेंशन होने लगती है। ऐसे ही कुछ एक हफ्ते बीत जाते हैं पर सरिता घर नहीं आती। इस बात पर शिवानी अतुल से बोलती है, जब मुसीबत सर पर आई तो चूहों की तरह भाग गई मुंह छुपाकर। अरे तब तो बड़े बड़े बोल रही थी कि 10 दिन के अंदर सारे पैसे लाकर चुका दूंगी। अब देखा 10 दिन से एक दिन ऊपर होने वाला है। महारानी का कोई अता पता नहीं है। शिवानी, कभी कुछ अच्छा बोल सकती हो उसके लिए? इतना बोलकर अतुल सरिता को ढूंढने के लिए निकला ही था कि तभी सरिता वहाँ पैसे लेकर आती है और अतुल को पैसे देते हुए बोलती है, आप ये पैसे अभी बंसी को जाकर दे दीजिए। सरिता, तुम कहाँ चली गई थी और ये पैसे ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? अतुल सरिता से सवाल कर ही रहा होता है कि तभी कमजोरी होने की वजह से सरिता बेहोश हो जाती है। अतुल उसके मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारता है। सरिता के होश में आते ही अतुल उसको अपनी कसम देता है और पैसों के बारे में पूछता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सरिता को सारा सच अतुल को बताना पड़ता है, जिस पर अतुल उससे बोलता है, इस घर को बचाने के लिए तुमने अपनी किडनी बेच दी? क्यों किया तुमने ऐसा सरिता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ, क्या जवाब देता मैं खुद को? क्यों? अब इस घर पर मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आप दोनों के लिए और इस घर के लिए कुछ कर सकूं? आपने मेरी जिंदगी संवारी, मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे कोई गम नहीं है। मैंने जो भी किया, अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरिता की बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, नहीं सरिता, तुम सही थी, मैं ही गलत थी। मैं कभी तुम्हारी अच्छाई देख ही नहीं पाई। इस घर पर मुझसे भी ज्यादा हक तो तुम्हारा है। आज सही मायने में तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब पैसे आ चुके हैं, आप बंसी को उसके पैसे दे दीजिए। अतुल सरिता के कहने पर बंसी को उसके पैसे दे देता है। कुछ ही दिनों में अतुल की जॉब भी लग जाती है, जिसके बाद तीनों एक साथ अपने घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। अरे अरे बहू, ये क्या हुआ? तेरे गेहूं की फसल कट के घास कैसे हो गई? माँ जी, आप सच कहती थी, मुझे चिंगम खाना छोड़ देना चाहिए और अगर खाती हूँ तो उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। आज मुझे मेरी गलती का बहुत बड़ा इनाम मिला। लवन्या को अपनी फिटनेस मेंटेन करके रखना बहुत पसंद था, जिसके चलते वो ज्यादातर वक्त जिम में पसीना बहाने में ही बिता दिया करती थी। पर इतना सब कुछ करके भी उसके फेस का फैट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके लिए वो काफी परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त मीरा के पास बैठी होती है और उससे बोलती है, यार मीरा, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। मैं बॉडी से जितना फिट हूँ ना, फेस से उतनी ही फैट दिखती हूँ। मेरे फेस का फैट है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे यार,
तू ना च्युइंगम चबाना शुरू कर दे। मैंने सुना है च्युइंगम चबाने से ना फेस का फैट कम हो जाता है। क्या सच में? हाँ मेरी जान, सच कह रही हूँ। तुझे झूठ बोलकर कहाँ जाऊंगी। थैंक यू यार। लो जी, मीरा के इतना बताने की ही देर थी कि लवन्या शाम को घर आते समय किराने की दुकान से ढेर सारे च्युइंगम ले लेती है और उनको चबाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे टाइम के साथ उसका फेस फैट तो कम हो जाता है, पर उसे च्युइंगम चबाने की आदत हो जाती है। वो अक्सर ही च्युइंगम खाकर इधर उधर फेंक दिया करती। ऐसे ही एक दिन वो च्युइंगम खाकर फर्श पर फेंक देती है और थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ ममता वहाँ आती है तो वो च्युइंगम उसकी चप्पल से चिपक जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, लावण्या, लावण्या इधर आ। बोलो मम्मी, क्या हुआ? क्यों गला खुला कर रहे हो अपना? अरे क्या है ये तेरी बदबला चिंगम मेरी चप्पल में चिपक गई। मम्मी आपको देख के चलना चाहिए था ना, बेचारी मासूम से चिंगम के ऊपर चढ़ गई आप और उसका दम निकाल दिया। चलो चप्पल साफ कर लो अपनी। शर्म नहीं आती माँ के आगे बकवास करते हुए? आज के बाद अगर तूने ये चिंगम खा के इधर उधर फेंका ना, मैं तुझे उठाकर घर के बाहर फेंक दूंगी। 60 किलो की मम्मी, पूरी कमर में चनक आ जाएगी आपके। अरे जा यहाँ से, वरना ये चिंगम चप्पल से उतार के तेरे मुंह में ठूस दूंगी। बेशरम कहीं की नहीं मम्मी, इसी घर की हूँ। इतना कहकर वो 200 की रफ्तार से वहाँ से भाग जाती है। वक्त बीतता है और लवण्या की शादी परमेशराम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद लवण्या एक बहुत अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, पर उसकी च्युइंगम चबाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। उसकी सास सरोज जितना खुश अपनी बहू के काम से थी, उतने ही उसके च्युइंगम चबाने से चिढ़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन च्युइंगम चबाते चबाते वो टीवी देख रही होती है। तभी वो च्युइंगम मुंह से निकालकर सोफे पर फेंक देती है और थोड़ी देर बाद सरोज फोन पे बातें करते करते च्युइंगम पर आकर बैठ जाती है। और थोड़ी देर बाद वो जैसे ही उठने लगती है तो वो देखती है कि उसकी साड़ी च्युइंगम से चिपक गई है, जिसके बाद वो गुस्से में तिलमिलाती हुई लवण्या से बोलती है, अरे जो तू ये पूरा दिन भैंस की तरह जुगाली करती रहती है, मेरे कपड़ों पर चिंगम चिपका दी तूने। माजी क्या मजाक कर रही है आप? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी आपके साथ? तुझे कहा था ना कि ये सब मत खाया कर, पर नहीं, एक तो तू ये गंदमंद खाती है, ऊपर से इधर उधर फेंक देती है। माँ जी ये गुस्सा क्यों हो रही है? शायद गलती से चिंगम गिर गया होगा सोफे पे। सच्ची आपकी कसम, जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया। हाँ हाँ मार दे मुझे अब तू, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, निर्लज कहीं की। मैं कह देती हूँ अपना ये मुंह चलाना बंद कर, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। माँ जी अब बस भी करो, ये लो चिंगम खाओ, फ्रेश हो जाओ। अरे दफा हो यहाँ से, और तू ही खा अपनी ये रबर बैंड। तभी वहाँ परमीश आता है और अपनी माँ को ऐसे गुस्से में देखकर बोलता है, अरे माँ क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया ऐसा? अपनी इस बीवी को देख, रबर से च्युइंगम खाती रहती है और फिर इधर उधर फेंक देती है। अरे लावण्या क्यों करती हो ऐसा? ऐसे कपड़े भी खराब होंगे और कहीं च्युइंगम किसी के बालों में लग गई तो बाल काटने तक की नौबत आ सकती है। अरे परमेश, मैं कह देती हूँ मैं चिंगम खाना नहीं छोड़ूंगी। हाँ इधर उधर फेंकूंगी नहीं उसे खाकर, लेकिन उसे खाना नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे ये दोबारा इधर उधर गिरी दिखी तो तेरी खैर नहीं। माँ आप चिंता मत करो, अब नहीं करेगी ये ऐसा। इतना कहकर सरोज वहाँ से चली जाती है, पर लावण्या पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वो मस्त अपनी च्युइंगम खाती है और गुब्बारे फुलाती है। ऐसे ही एक दिन वो रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसके सामने से रसोई में आती हुई उसकी सास पर उसकी नजर जाती है और वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है तो उसके मुंह से च्युइंगम निकलकर दाल से भरे हुए कुकर में गिर जाती है। तभी वहाँ सरोज रसोई में आकर बोलती है, खाना बना या नहीं? जी जी माँ जी, सारा खाना बन गया। ठीक है टेबल पर लगा दे। खाना तो मैं लगा दूंगी, लेकिन अगर वो चिंगम सासू माँ के पैर में चिपक गई तो वो मेरी लगा देंगी। भगवान बचा लेना। इतना कहकर सरोज वहाँ से चली जाती है और लवण्या चारों ओर च्युइंगम तलाशती है, लेकिन उसे च्युइंगम नहीं मिलती। जिसके बाद वो सभी के साथ बैठकर खाना खाने लगती है और लवण्या का खोया हुआ च्युइंगम सरोज की दाल की कटोरी में आ जाता है और वो जैसे ही चम्मच से दाल खाने वाली होती है, तभी उसके चम्मच में दाल के साथ
चिंगम भी चिपक कर आ जाता है, जिसे देखकर वो आग बबूला हो जाती है और लवन्या को चिंगम दिखाते हुए बोलती है, अरे नलायक, ये देख, कितनी बार कहा है तुझे कि ये जुगाली करना बंद कर दे कमबख्त, पर नहीं, मारना चाहती है ना तू हम सबको ये खिलाकर। वो माँ जी, गलती से हो गया, माफ कर दीजिए। अरे तेरी ये गलती मेरे और मेरे बेटे की जान की दुश्मन बन जाती है अभी। माँ जी सॉरी ना, प्लीज, अब से चिंगम नहीं खाऊंगी पक्का। आज के बाद अगर मैंने तुझे ये चबाते हुए देखा ना तो तुझे भी कच्चा खा जाऊंगी मैं, समझी? अब लवन्या अपनी सास के डर से च्युइंगम खाना छोड़ती तो नहीं है, पर छुप कर खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक रात लवन्या अपने कमरे में बैठी ढेर सारे च्युइंगम एक साथ मुंह में डाल लेती है और उसे चबाने लगती है। तभी उसके रूम में सरोज आती है और उससे बचने के लिए लवन्या जल्दी से अपने मुंह से च्युइंगम को निकालकर तकिए के नीचे छुपा देती है। तभी सरोज बोलती है, बहू सुन, कल तेरे गिरधारी चाचा आ रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, तो अच्छे से सारी तैयारी कर लियो। जी माँ जी, ठीक है, मैं सब कर दूंगी। इतना कहकर सरोज वहाँ से चली जाती है और लवन्या भूल जाती है कि उसने तकिए के नीचे च्युइंगम को छुपाया था, जिसके बाद वो तकिए को पलटकर सो जाती है और उसका छुपाया हुआ च्युइंगम उसी के बालों में चिपक जाता है। अगली सुबह उठकर जब वो अपने बालों को देखती है तो उसके सारे बालों पर च्युइंगम चिपका होता है और उसके बाल खराब हो जाते हैं। वो अपने बालों को सुलझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल नहीं सुलझते। कुछ देर बाद मेहमान आ जाते हैं और लवन्या उन्हें देखकर जल्दी से पलट जाती है और थोड़ी देर बाद वो सर पर पल्ला लिए हुए वापस आती है, जिसे देखकर उसकी सास बोलती है, अरे बहू क्या बात है, आज तो बड़ी आज्ञाकारी बहू की तरह सर पे पल्ला लिए घूम रही है, क्या राज है? कुछ नहीं माँ जी। अरे कुछ तो बात है, जरा अपना पल्ला हटा। लवन्या जैसे ही पल्ला हटाती है तो उसकी सास बोलती है, अरे बहू ये क्या हुआ, तेरे गेहूं की फसल कट के घास कैसे हो गई? माँ जी आप सच कहती थी, मुझे चिंगम खाना बंद कर देना चाहिए और अगर खाती हूँ तो उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। मुझे आज अपनी गलती का बहुत अच्छा इनाम मिला है। देखा लवन्या, मैं भी तो कहता था कि ऐसा हो सकता है और देखो वही हुआ। इसलिए अब से हाथ जोड़ लो कि कभी भी च्युइंगम को खाकर इधर उधर नहीं फेंकोगी। ये दूसरों के साथ साथ तुम्हारे लिए भी हानिकारक हो सकता है। इतना कहकर लवन्या सरोज को पूरी बात बताती है, साथ ही साथ अपना च्युइंगम खाना हमेशा के लिए छोड़ देती है। दीपा शादी करके जब अपने ससुराल आई तो वो बहुत खुश थी, पर समय के साथ उसको अपनी सास माया की कंजूसी के बारे में पता चला और वो अपनी सास की कंजूसी से परेशान होकर एक दिन अपनी माँ को फोन कर बोलती है, माँ आपने कैसे घर में मेरी शादी कर दी? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। मेरी सास एक पैसा खर्चने से पहले भी ना 10 बार सोचती है। उनका बस चले ना तो 3 टाइम का खाना एक ही टाइम में खिला दे बस हमें। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सारी सास ऐसी ही होती है। तो ये बता अनिल जी कैसे हैं? अरे नहीं माँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। अरे जब तेरा पति अच्छा है तो तू सास के बारे में क्यों सोच रही है? टाइम के साथ साथ वो भी सुधर जाएगी। दीपा अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास माया वहाँ आ जाती है। अपनी सास को देख माया अपनी माँ का फोन रख देती है और माया उससे बोलती है, अरे बहू तेरे फोन का तो बैलेंस खत्म हो गया था ना, फिर तूने अपनी माँ को फोन कैसे किया? हाँ माँ जी, वो मैंने अनिल जी को बोल दिया था ना, तो उन्होंने ऑफिस जाने से पहले 3 महीने वाला रिचार्ज कर दिया। क्या 3 महीने का रिचार्ज? अरे इतना महंगा रिचार्ज कराने की क्या जरूरत थी? घर वाले फोन में तो बैलेंस था ही, ऊपर से अनिल के फोन में भी हमेशा बैलेंस रहता है, तो तुझे इतने बैलेंस की क्या जरूरत? माँ जी इस बार का रिचार्ज तो हो गया, चलो अगली बार से मैं उन्हें मना कर दूंगी कि फोन में बैलेंस न डाले। पता नहीं कैसी कंजूस सास मिली है। ये सही है। अच्छा बहू, मैं ये बोलने आई थी कि सुबह जो रोटियां बनाई थी ना वो अभी भी रखी हुई है, तो तू अब क्या ही खाना बनाएगी, उसी को दोनों खा लेंगे सास बहू। जैसा आपको ठीक लगे माँ जी। इतना बोलकर दीपा सुबह का खाना गरम कर टेबल पर रखती है और अपनी सास को आवाज लगाती है। माया खाना खाने के लिए आती है, जहाँ दीपा को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती, तो वहीं माया खाना खाते हुए उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, सुबह का खाना दोपहर में गले से नीचे नहीं उतर रहा क्या? नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं है,
पता नहीं पर आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ तेरी तबीयत को? मुझे तो तू बिल्कुल ठीक लग रही है। वो माँ जी। दीपा बोल ही रही होती है कि तभी उसे उल्टी आने लगती है और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ से वो रूम में जाकर आराम करने लगती है। माया अपना खाना खत्म कर दीपा के पास जाती है और उससे बोलती है, जब सुबह ही तुझे पता था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इतना खाना बनाना जरूरी था? माँ जी आप खाने की टेंशन मत लीजिए, वो मैं बाद में खा लूंगी। पता नहीं सुबह से मन इतना कच्चा कच्चा सा क्यों हो रहा है। 3-4 बार उल्टियाँ भी आ गई, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, बहुत थकान भी हो रही है। सुबह से 2-3 बार उल्टी क्या हो गई? हमारी बहू रानी तो बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही। बहू मुझे सब पता है, ये सब तेरे काम ना करने के नाटक हैं। माँ जी आपको जो सोचना है सोच लीजिए। 2-3 उल्टियाँ क्या हो गई? महारानी ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। एक हम थे अपने टाइम में, पूरा दिन भूखे रहकर खेती किया करते थे और इन सब से तो झाड़ू पोछा नहीं किया जा रहा। माया दीपा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रात को अनिल घर आता है। घर आते ही उसको दीपा की तबीयत के बारे में पता चलता है और वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर दीपा का चेकअप करवाता है। चेकअप करवाकर उसको डॉक्टर से पता चलता है कि दीपा प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी सुन अनिल और माया बहुत खुश होते हैं। माया दीपा के पास बैठकर अपने बेटे से बोलती है, अब बहुत जल्दी मेरे घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। दीपा, आज तुमने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ और माँ आप उसको पूरे मोहल्ले में बांट देना। अरे अभी मिठाई बांटने की क्या जरूरत है? बच्चा होगा तब उसकी छठी में सब आएंगे ही, उसी समय सबका मुंह मीठा हो जाएगा। अभी तो तू पैसे जोड़, घर में नया मेहमान आएगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है माँ, पर मुझे खाना तो मिल सकता है ना, या वो भी आप बचाओगी? अच्छा डॉक्टर, ये आपकी फीस। इतना बोलकर अनिल डॉक्टर को उसकी फीस देकर जाने की इजाजत देता है और माया अपने बेटे को खाना देती है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं और एक दिन दीपा माया को अपनी दवाई की स्लिप देकर उससे बोलती है, माँ जी मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, अब बस कैल्शियम की ही गोलियाँ रह गई हैं। 2 दिन में वो भी खत्म हो जाएंगी। आप और पैसे दे दो ताकि मैं दवाई ले आऊँ। अरे बहू, इतनी दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होगा। मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू बना देती हूँ। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। और उसके लिए कुछ गोंद के लड्डू बना देती है। देखते ही देखते महीने बीतते जाते हैं और माया की कंजूसी बढ़ती ही रहती है। अब दीपा का 8वां महीना आ जाता है और एक दिन उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। दीपा दर्द में माया के पास जाती है और उससे बोलती है, माँ जी आज सुबह से मुझे रह रहकर पेट में दर्द सा हो रहा है, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। मैं सोच रही थी कि एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा ले। 6 महीने हो गए हैं अब तो। आपके कहने पर मैंने एक बार भी चेकअप नहीं करवाया है। ऐसे टाइम पर ऐसा होना लाजमी है। तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, आकर बात करते हैं। ये बोलकर माया मार्केट चली जाती है और दीपा के पेट का दर्द बढ़ जाता है। वो दर्द में तड़पते तड़पते चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद माया घर आती है, जहाँ वो अपनी बहू को फर्श पर बेहोश देखती है। अपनी बहू की ये हालत देख माया दीपा के फोन से अनिल को फोन करती है, पर फोन में बैलेंस ना होने की वजह से वो अनिल को इन्फॉर्म नहीं कर पाती और अपने कुछ पड़ोसियों की मदद से अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ वो हॉस्पिटल के फोन से अनिल को फोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। डॉक्टर दीपा की गंभीर हालत को देखकर माया और अनिल को डांटते हुए बोलती है, कैसे लापरवाह इंसान है आप लोग। 6 महीने से एक बार भी दीपा को हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं लेकर आए और ना टाइम टू टाइम दवाई दी। अरे दवाई नहीं दी, कम से कम खाने को तो ढंग से दे देते। मेरी बीवी और बच्चा ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? उनकी हालत बहुत गंभीर है, माँ और बच्चे का बच पाना बहुत मुश्किल है। ये बोलकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाती हैं और दीपा की डिलीवरी करती है। डॉक्टर्स अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं पर दीपा के बच्चे को बचा नहीं पाते। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर अनिल और माया को ये खबर देकर उनको कुछ देर बाद आईसीयू में दीपा से मिलने देते हैं, जहां अपने मरे बच्चे की खबर सुनकर दीपा बहुत दुखी होती है और माया रोते हुए दीपा से बोलती है, मुझे माफ कर दो,
आज मेरी कंजूसी की वजह से हमारे घर की खुशियाँ चली गई। अब आपके माफी मांगने से हमारा बच्चा तो वापस नहीं आ जाएगा ना। अब हम दोनों उस घर में आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा मत कहिए, मैंने अपना बच्चा खोया है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बच्चे से माँ की जुदाई का गम क्या होता है, इसीलिए मैं माँ जी को उस दर्द में नहीं देख सकती। आज आपकी गलतियों की सजा आपके साथ हम भी सह रहे हैं माँ। सही बोला है किसी ने, माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है। माया की कंजूसी की वजह से उसकी बहू गर्भवती तो हुई पर माँ बनने का सुख नहीं भोग पाई। मोनिका एक बहुत ही काली, बदसूरत और धोखेबाज लड़की थी। वो मेकअप से खुद को सुंदर दिखाकर लोगों को अपनी खूबसूरती के झूठे जाल में फांसती, फिर उनसे शादी करती और सुहागरात वाले दिन उनके सारे पैसे लूटकर वहाँ से भाग जाती थी। ऐसे ही वो काफी लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद कर चुकी थी और एक दिन उसे अपना एक नया शिकार मोहित मिलता है, जिसे वो अपने झूठे खूबसूरती के जाल में फांस लेती है और उसे शादी के सपने दिखाने लगती है। एक दिन वो मोहित से मिलने और रिश्ता पक्का करने अपने नकली मम्मी पापा के साथ मोहित के घर जाती है। जी नमस्कार जी, मेरा नाम किशन है और ये मेरी पत्नी नीलम है और ये मेरी बेटी रूपा। जी लड़की तो आपकी अपनी नाम की तरह ही रूपवती है। तो बहन जी, हम रिश्ते की बात पक्की करें? जी जी बहन जी, क्यों नहीं, हम तो बस चट मंगनी और पट ब्याह चाहते हैं। दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद मोनिका और मोहित की शादी हो जाती है। सुहागरात वाले दिन जब मोहित कमरे में जाता है तो पलंग पे घूंघट ओढ़े मोनिका उसका इंतजार कर रही होती है। मोहित बड़े प्यार से अपनी पत्नी के पास जाता है और जैसे ही उसके नजदीक जाकर उसका घूंघट उठाता है तो जोर से चिल्लाकर पीछे हट जाता है, क्योंकि मोनिका ने अपना सारा मेकअप रिमूव कर लिया था और मोहित के सामने उसका भयंकर बदसूरत चेहरा था, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और उससे कहता है, कौन हो तुम? मेरी बीवी रूपा कहाँ है? मैं ही तो हूँ आपकी रूपा। क्या हुआ, पहचाना नहीं? नहीं नहीं, मेरी शादी एक बहुत खूबसूरत लड़की से हुई है जिसका नाम रूपा है। मैं ही हूँ वो, पहचानो। आओ मेरे पास, जल्दी आओ। सुहागरात नहीं मनाओगे? तुम दूर रहो मुझसे। बताओ मेरी बीवी कहाँ है और तुम कौन हो चुड़ैल सी? मैं ही हूँ वो जिससे तुम्हारी शादी हुई है और मेरा नाम रूपा नहीं बल्कि मोनिका है, समझे तुम? क्या? जिसे मैं व्हाइट बोर्ड समझ रहा था वो ब्लैक बोर्ड है। मैं अभी सबको तुम्हारा सच बताता हूँ। इससे पहले मोहित किसी को कुछ बता पाता, मोनिका उसके सर पर जोर से एक डंडा मारती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। मोनिका वहाँ से सारे पैसे और गहने लेकर खिड़की से कूदकर फरार हो जाती है। सुबह जब उसकी माँ कमला उसके कमरे में आती है तब वो देखती है कि उनका बेटा मोहित वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो फौरन उसके पास जाती है और मोहित के मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश मिलाती है। मोहित, अरे बेटा मोहित, अरे ये सब क्या है और तू इस हालत में? माँ वो बहुत डरावनी थी और वो लड़की नहीं, काला कोयला थी, कोयला। जब हंसती है तो उसके बस दांत नजर आते हैं माँ, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें। माँ वो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे मुझे खा जाएगी। कौन बेटा, किसकी बात कर रहा है तू? वो रूपा। माँ वो जैसी दिखती है वैसी नहीं है। अरे साफ साफ बोल बेटा कि आखिर बात क्या है? मोहित अपनी माँ को बीती रात की सारी हकीकत बताता है। ये सब सुनकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वही मोहित को इन सब के बाद बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। मोहित के परिवार वाले मोनिका के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। मानसिक संतुलन खो देने की वजह से मोहित को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। ऐसे ही एक दिन उनके घर मोहित के बचपन का दोस्त विवेक 7 साल के बाद अमेरिका से लौटकर उनसे मिलने आता है। नमस्ते आंटी जी, पहचाना या नहीं?
नहीं बेटा, कौन हो तुम और किससे मिलना चाहते हो? अरे आंटी जी, मैं विवेक, मोहित के बचपन का दोस्त। अरे विवेक, अरे बेटा अमेरिका से कब लौटे तुम? बस आंटी जी कल ही, और आते ही सीधे मोहित से मिलने आ गया। वैसे कहाँ है साहबजादे? कमला उसे देखकर रोने लगती है और विवेक उन्हें इस तरह रोता देखकर उनसे पूछता है, अरे आंटी जी, बात क्या है? नहीं नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल तेरे बचपन का दोस्त यहाँ नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल में है। क्या? मोहित, और वो भी एक मेंटल हॉस्पिटल में? आखिर क्यों आंटी, कैसे हुआ ये सब? तब कमला उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, कोई बात नहीं आंटी जी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने दोस्त को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। कमला उसके गले लगकर रोने लगती है। अगले दिन विवेक मेंटल हॉस्पिटल जाकर मोहित को वहाँ से ले आता है और उसकी देखभाल करने लगता है। धीरे धीरे मोहित वापस ठीक होने लग जाता है और कुछ ही महीनों में वो सबसे हंस खेल कर बातचीत करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ अपने काम पर भी जाने लगता है। उसकी माँ विवेक का धन्यवाद करके उससे कहती है, धन्यवाद बेटा, अगर तू नहीं होता तो मोहित कभी ठीक नहीं हो पाता। अरे आंटी, आप रो क्यों रही हैं? मोहित मेरे बचपन का दोस्त है, भाई मानता हूँ मैं उसे, तो उसे इस हालत में कैसे देख लेता मैं? ठीक कहा बेटा तूने, पर मैं तो उस कलमुही को बद्दुआ देती हूँ जो कभी खुश नहीं रह पाएगी। मेरी प्यारी आंटी, आप छोड़िए ना पुरानी बातें, भुला दीजिए उसको और जिंदगी में आगे बढ़िए। और हाँ, बहुत जल्द मेरी भी शादी होने वाली है और लड़की ऐसी है ना, आप देखोगी तो बस देखती ही रह जाओगी, सच में। अच्छा बेटा, भगवान तुम दोनों को बहुत सारी खुशियाँ दे। ला जरा बहुरिया की फोटो तो दिखा। अरे फोटो तो नहीं है, आप जब शादी में आओगे तो लाइव देख लेना ना। वक्त बीतता जाता है, विवेक की शादी का दिन आ जाता है और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली होती है वो कोई और नहीं बल्कि मोनिका ही होती है। कमला और मोहित विवेक की शादी में आते हैं, जहाँ फेरों की रस्म चल रही होती है और बहू ने घूंघट ओढ़ रखा होता है। और जैसे ही मोनिका की मांग में सिंदूर भरने के लिए विवेक उसका घूंघट उठाता है तो मोहित मोनिका का चेहरा देख लेता है और उसे वही रात एक बार फिर याद आ जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ, ये वही चुड़ैल है जो उस रात मेरे कमरे में थी। हाँ, ये तो वही करम जली है। अरे विवेक बेटा, मत कर इस कलमुही से शादी, रुक जा। मोनिका उन लोगों को पहचान जाती है और मंडप से भागने की कोशिश करती है, पर विवेक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है, रुक जाओ मोनिका, कहाँ जा रही हो तुम? और ये मोहित क्या कह रहा है? तभी कमला उस पर पानी की भरी बाल्टी लाकर फेंक देती है, जिससे उसका सारा मेकअप निकल जाता है और उसका बदसूरत भद्दा चेहरा सबके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े हर शख्स के होश ही उड़ जाते हैं। देख माँ, ये वही है, पहले इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर रही है। मोनिका, ये सब क्या है? तुम मेरे साथ इतने दिनों से खूबसूरत होने का ढोंग रचा रही थी और ये तुम्हारी असलियत है। छी, नफरत हो रही है मुझे तुमसे। तो क्या करती मैं? अगर आज मैं ऐसी हूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। बचपन से लेकर आज तक सबने मेरे रूप को धिक्कारा। मेरे खुद के माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया कि उनकी बदनामी हो जाएगी। कभी मेरा कोई दोस्त नहीं बना। लोग मेरी शक्ल देखकर मुझसे डरा करते थे, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। बोलो, क्या गलत किया मैंने? मोनिका की बातें सुनकर शादी में आए सभी लोगों का सर शर्म से झुक जाता है और मोहित और कमला भी मोनिका से माफी मांगते हैं। विवेक रंग रूप के भेदभाव को सबके दिल से खत्म करने के लिए मोनिका से शादी करता है और असलियत में उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अनिष्का एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी।
उसका परिवार मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। उसके घर में उसके पिता अरुण और माँ राधा उसके साथ रहा करते थे। अनिष्का एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता से इस बारे में बात करने जाती है। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहो बेटा, क्या बात है? वो पापा, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और आगे चलकर मुझे अब एक IAS ऑफिसर बनना है। अरे क्या जरूरत है IAS ऑफिसर बनने की? तेरी उम्र की सब लड़कियों की शादी हो चुकी है। माँ, शादी के बाद तो मेरे सर पर और भी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अरे तू चुप कर, हमें सब पता है तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अनिष्का गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद उसके लिए अमन नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ नीलम के साथ उसे देखने आता है। वो लोग चाय नाश्ता करने के बाद अनिष्का से मिलने की बात करते हैं। जी चाय नाश्ता तो बहुत हो गया, अब आप जरा अपनी बेटी को तो बुलाइए। हाँ जी, क्यों नहीं, अभी लीजिए। रे बेटी अनिष्का, जरा यहाँ तो आओ। जी पापा, अभी आई। अनिष्का तैयार होकर वहाँ आ जाती है। अमन उसे पसंद कर लेता है और रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। वहीं उसकी माँ नीलम अरुण और राधा से दहेज की बात करने लगती है। अपनी बेटी की शादी के लिए वो लोग उनकी सारी शर्तें मान जाते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ महीने तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन उसके बाद अमन और उसकी माँ नीलम अनिष्का को दहेज के लिए परेशान करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, ए कामचोर, कहाँ मर गई? अरे अनिष्का, फटाफट यहाँ आ। जी हाँ जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? एक बात बता, ये घर का काम तू करेगी या तेरा बाप आगे करके जाएगा? हाँ? ये बोलकर नीलम वहाँ से चली जाती है। अनिष्का अपने घर का काम करना शुरू करती है। शाम को अमन जब घर आता है और आते ही उस पर गुस्से से टूट पड़ता है। अनिष्का, अनिष्का, कहाँ हो तुम? क्या हुआ जी, आप इतना? अरे वो छोड़, ये बता खाना बनाया नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। जी वो बस थोड़ी देर में। देर? तुझे पता है ना, मुझे ऑफिस से आते ही खाना चाहिए होता है। और तू रुक, आज तुझे बताता हूँ देर करने का क्या अंजाम होता है। अमन तुरंत उसे चाटे और अपनी बेल्ट से मारने लगता है। अनिष्का दर्द में रोती और बिलखती रहती है, लेकिन उसका पति उसे मारता ही रहता है। देख, ये हाल होता है जब कोई मुझे इंतजार कराता है। तो अब बोल, करेगी आज के बाद ऐसा? नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, चल अब उठकर खाना बना कर ला। अनिष्का रोते हुए उठकर दर्द में लड़खड़ाकर वहाँ से खाना बनाने चली जाती है। समय बीतता जाता है। अमन और उसकी माँ आए दिन अनिष्का को छोटी छोटी बातों के लिए मारने पीटने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन अमन जब अपने ऑफिस से वापस आता है, उसकी माँ देखती है कि वो काफी परेशान है और वो उससे बात करने उसके पास जाती है। क्या हुआ बेटा, काफी परेशान दिख रहा है। हाँ माँ, क्या बताऊँ आपको, आज ऑफिस में जूनियर तक का प्रमोशन हो गया और बाद में मुझे पता लगा कि उसने HR को 5 लाख रुपए दिए थे प्रमोशन के लिए। इनकी भी मौज है, पता नहीं इन्हें मेरी मेहनत दिखती है या नहीं। तो क्या हुआ, तू एक काम करना, तू भी अपना प्रमोशन पैसे दे के ही करवा ले। पर पैसे कहाँ से आएंगे माँ? अरे तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये है ना अनिष्का, ये लाकर देगी अपने माँ बाप से पैसे। नीलम आवाज देकर अनिष्का को वहाँ बुलाती है। अनिष्का उनकी आवाज सुनकर दौड़ते हुए उनके पास जाती है। जी माँ जी, कहिए। चुप माँ जी की बच्ची, अब मेरी बात सुन। अपने माँ बाप के पास जा
और उनसे 5 लाख रुपए लेकर आ, समझी? पर माँ जी, मेरे घर वाले तो पहले ही आपकी सारी डिमांड पूरी कर चुके हैं और अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। वो सब हमें नहीं पता, तू जा उनके पास और जाकर लेकर आ सारे पैसे, समझ गई? वरना इस घर में कभी वापस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, वो लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। वो रोती हुई अपने माता पिता के घर जाती है। अनिष्का अपने और अपने माता पिता के लिए काफी परेशान हो जाती है। उसके अंदर अपने माता पिता को मुंह दिखाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। वो आत्महत्या करने नदी के ब्रिज पर जाती है। वो नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी एक निशांत नाम का लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। ओह हेलो मैडम, ये सब क्या करने जा रही थी तुम? है दिमाग ठिकाने तो है? छोड़ दो मुझे, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। मेरा मर जाना ही अच्छा है। छोड़ो मुझे। देखिए, मैं नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन यूँ खुदकुशी करना किसी भी परेशानी का हल नहीं होता। निशांत उसे किसी भी तरह मनाकर वहाँ से दूर ले आता है और उसके बारे में पूछता है। अनिष्का उसे सब कुछ बताती है। उसकी बातें सुनने के बाद निशांत उससे कहता है, देखिए, मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसके बाद क्या कुछ बदलेगा नहीं ना? आपको अपने पति और सास से बदला लेना होगा और वो इस तरह मरने से नहीं होगा, समझी? तो मैं क्या करूं? ना मैं अपने ससुराल वापस जा सकती हूँ, ना अपने माता पिता के घर जा सकती हूँ। अगर वहाँ चली गई तो मुझे इस हाल में देखकर वो जीते जी मर जाएंगे। आप घबराइए मत, मेरा नाम निशांत है और मैं एक वकील हूँ और मैं आपको इंसाफ दिलवाने में आपकी पूरी मदद करूँगा। तब निशांत उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आता है। वो अनिष्का के पति और उसकी सास पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस कर देता है, जिसके बाद पुलिस अमन और उसकी मां नीलम को अरेस्ट कर लेती है। अदालत उन्हें डोरी और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए 8 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल देती है। वहीं अनिष्का अपने डिप्रेशन से निकलने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें निशांत उसकी पूरी मदद करता है। वो उससे बात करने के साथ साथ उसे मेडिटेशन और बाहर घुमाने भी लेकर जाता है। थोड़े ही दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। आपस में एक साथ वक्त बिताते बिताते उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद निशांत और अनिष्का एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस तरह अनिष्का को इंसाफ के साथ सच्चा प्यार करने वाला साथी भी मिल जाता है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये दहेज प्रताड़ित बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ उसका पति और उसके ससुराल वाले ऐसा सलूक करते हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।